पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका चुंबकत्व चैप्टर था, चुंबकत्व चैप्टर के सारे मैंने फार्मूलों को डिस्कस कर दिया था और साथ ही में मैंने न्यूमेरिकल को डिस्कस कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही छोटा चैप्टर था। आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी सूत्रों को जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं और साथ ही में इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना यहाँ पर बताएंगे। हालांकि एक क्लास में पूरा चैप्टर नहीं खत्म होगा, लेकिन 2 से 3 क्लासों में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूत्र आता है वो आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये न्यूमेरिकल की सीरीज जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, डेरिवेशन की जो प्लेलिस्ट है वो अलग बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और डेरिवेशन की क्लासें भी आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लेलिस्ट से अपडेट आप रहिए, हमेशा जो चेक करते रहिए कि प्लेलिस्ट में कोई क्लास आई हुई है तो तुरंत उसको आप जो है कर लीजिए। हालांकि नोटिफिकेशन क्लासों का आपके पास पहुंच जाता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जो क्लास छूटे उसको करते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स को भाई φB से लिखा जाता है। हालांकि एक प्रकार के फ्लक्स को आप पढ़ चुके हो जिसे बोलते हो वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है मैं आपको देखो यहाँ पर सीधे तौर पर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक तल है, ठीक है, ये आपका एक तल है, मैंने किताब लिया है, आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी काल्पनिक तल को, ठीक, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, ये मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली टोटल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस पृष्ठ से बद्ध या इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ या कोई तल रखा जाता है तो उस तल से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस तल से बद्ध हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स φB इक्वल टू आपका होता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। चूंकि आपको देखिए यहाँ पर एक बात सोचने वाली नहीं है, वेक्टर B और वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट है, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर जो ये φB है वो आप ऐसे ही जान जाइए कि एक अदिश राशि है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा, ये आप अच्छे से जानते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर वेक्टर B डॉट वेक्टर A किया गया तो ये आपका हो गया BA cos थीटा। तो इस तरीके से आप चुंबकीय फ्लक्स के फार्मूले को याद रखेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पर जो है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम को हम न्यूमैन के नियम से जानते हैं, ठीक है। और फैराडे का प्रथम नियम क्या था, इसको ध्यान से यहाँ पर समझिए। फैराडे के प्रथम नियम में ये बताया गया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये चुंबकीय फ्लक्स ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या भाई, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान। न्यूमैन के नियम में या फैराडे के प्रथम नियम में यह बताया गया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में, ये फ्लक्स है और डेल का मतलब परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल आप निकालोगे तो E इक्वल टू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, चूंकि ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और इसका मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। अगर फेरों की संख्या कुंडली में n बोला जाए तो आपका जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E हो जाएगा वो माइनस का n डेल फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। और याद रखना मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये था आपका फैराडे का प्रथम नियम, इसके प्रतीकात्मक और इसका सूत्र मैंने आपके समक्ष नोट कर दिया। फैराडे के प्रथम नियम को किस नियम से जानते हैं, न्यूमैन के नियम से जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं जो फैराडे का द्वितीय नियम आता है जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। उसमें यह बताया गया कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल था आपका फैराडे का द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो समझ में आ ही गया होगा। द्वितीय नियम में ये होता है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होती है,
जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित धारा भी बहती है। तो जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह सदैव ऐसी होती है कि वह उसी करंट का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का नियम कहते हैं। और जो प्रेरित धारा का मान होता है वो आपका होता है I = E/R, जहाँ R रेजिस्टेंस है, E आपका क्या कुंडली का प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। ये I = E/R लिखा कहाँ से गया है, ओम के नियम में आपने पढ़ा है कि V बराबर होता है IR होता है ना, V बराबर IR। अब बस V के स्थान पर हो गया है E, वैद्युत वाहक बल हो गया है, और I वैसे वैसे लिखा है और R आ गया बटे में, तो ये I बराबर निकल के सूत्र आ गया E/R। तो ये कहीं अलग से उत्पन्न नहीं हुआ है, ओम के नियम वाले सूत्र से ही लिखा गया है। बस V के स्थान पर क्या हो गया, E आ गया है। बस E क्या है, यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, तो I = E/R हो गया। अब E का मान आपने अभी पहले फैराडे के नियम में पढ़ा है, प्रथम फैराडे नियम में E = माइनस का N∆φ/Δt। तो मैंने E के स्थान पर जब N∆φ/Δt रख दिया तो I का सूत्र जो है ये जो है फेरों की संख्या जब दी जाए और प्रतिरोध दिया जाए, ∆φ∆t का मान दिया जाए, तो आप I = ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से प्रेरित धारा की दिशा का मान प्रेरित धारा का मान पता चल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रेरित आवेश। तो जब प्रेरित धारा पता हो जाएगी तो आवेश भी पता हो जाएगा। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो धारा का मान कितना है, धारा का मान जितना था ये यहाँ पर मैंने रख दिया, और गुणे ∆t करेंगे तो ∆t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा N/R ∆φ, तो वैसे मैंने लिख दिया। तो प्रेरित आवेश का सूत्र भी याद रहेगा अगर प्रेरित धारा का सूत्र याद है। सीधी सी बात है, अगर आपको प्रथम नियम याद है तो आपको प्रेरित धारा आ जाएगी। ओम के नियम से I बराबर E/R, और E का मान आप यहाँ पर रख देना। बस प्रेरित धारा और आवेश निकालना तो Q बराबर IT लगा देना। क्लियर है। मतलब ये अलग से सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। बात करें यहाँ पर अगला जो सूत्र आता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना ये डेरिवेशन है आपका कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैपिटल V = होता है BVL sin थीटा, जहाँ B क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, V क्या होता है, वेलोसिटी यानी वेग होता है, L क्या होता है, लंबाई होती है, और sin थीटा इनटू में है आपका। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो यहाँ से जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल कैपिटल V बराबर होता है वो BVL होता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक की। तो स्वप्रेरण गुणांक को L से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल L से। कैपिटल L = होता है N∆φ/I। क्या होता है, N∆φ/I। इसी प्रकार अन्योन प्रेरण गुणांक की बात करेंगे तो M = आपका हो जाएगा माइनस का N∆φ/में कितना भाई I, सॉरी माइनस मैंने लगा दिया, M = N∆φ/I। तो इस तरीके से याद रखिएगा, चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो चाहे अन्योन प्रेरण गुणांक हो, सूत्र आपका यही रहेगा N∆φ/I। ठीक, मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है आपका हेनरी। तो याद रखिएगा स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। यहाँ पर देखिए दूसरा सूत्र भी बन जाता है L = N∆φ/I लिखिए, या ∆φ का मान अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, ∆φ का मान होता है आपका, यहाँ से निकाल लीजिए भाई। देखिए भाई इसको आप थोड़ा सा बना सकते थे, L बराबर आया था N∆φ/I, मैंने कहा सूत्र है। अगर मैंने इसको N लिखा और ∆φ/में ∆t कर दिया और नीचे भी ∆I/में ∆t कर दिया, मतलब ∆t से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, तो ये ∆φ/∆t बन गया भैया E, और नीचे ∆I/∆t वैसे के वैसा लिखा है। अगर फेरों की संख्या n है तो n लिखेंगे, नहीं है तो n नहीं लिखेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो ये वाला सूत्र बन के आया है वो कहीं अलग से नहीं है, बिल्कुल इसी समीकरण में ∆t से दोनों पक्ष ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया, दोनों पक्ष नहीं अंश और हर में गुणा कर दिया गया, तो ये सूत्र निकल के आ गया। ठीक, ये सूत्र एक दूसरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं, बस आप समझिए वो थोड़ा बस। उसके बाद अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है चैप्टर में कि किसी लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरिकत्व तो कैसे ज्ञात करना है। किसी लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरिकत्व होता है वो L = होता है μ0 n²A/L। सबके बारे में जानते हो कि μ0 भी आगे पढ़ चुके हो, n फेरों की संख्या है, A क्षेत्रफल है, L लंबाई। ओके,
उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 LI0², जहाँ I0 होता है महत्तम धारा का मान। प्रेरकों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य मान होता है किसका भाई, प्रेरक का या प्रेरकत्व का मान होता है, तुल्य प्रेरकत्व का मान कैपिटल L = L1 + L2, जैसे आप प्रतिरोधों का पढ़ते थे संयोजन। उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में 1/L = 1/L1 + 1/L2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे सूत्रों को बता दिया जो कि आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में उपस्थित हैं। यहाँ पर मैंने जो परिभाषाएं हो पाई हैं वो भी समझा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की ओर। तो चलिए अब इसे हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल की ओर। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इन्हीं फार्मूलों पर आधारित होंगे जो कि न्यूमेरिकल, और आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा समझिए ध्यान से बस, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं भाई, आज की क्लास का हमारा पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। इसमें बोला जा रहा है 2013, 2014, 2016 में पूछा गया है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकंड में 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाती है, जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, बस आपको जो क्वेश्चन में पहले दिया जाए उसको आप नोट कीजिए, ठीक। उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक। लेकिन सूत्रों को आप सबसे पहले सब नोट करेंगे तब आसान लगेंगे। इसमें बोला गया है कि जो धारा है वो 0.1 सेकंड में, यानी जो समय में परिवर्तन दिया गया है 0.1 सेकंड है। 0.1 सेकंड में जो धारा है वो 0 से कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी 0 से 5 हुई है। तो 0 से 5 को घटाएंगे तो हमें धारा मिल जाएगी -5 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर आगे ये बोला गया है कि जो वैद्युत वाहक बल है वो 20 वोल्ट है, यानी जो विद्युत वाहक बल का मान दिया गया वो 20 वोल्ट दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी L का मान निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा, क्या जानते हो आप, वी नो दैट L = माइनस का E/del t। तो E माइनस लगा E का मान कितना है भैया 20, और बटे में डेल आई धारा का मान -5, और बटे में डेल टी समय का मान आपको दिया गया भाई 0.1 सेकेंड। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। L = 20 अपान में कितना बचेगा भाई 50, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा। 2/5 को हल करने पर पॉइंट लगाएंगे, देखिए 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 0.4 हेनरी का आपका स्वप्रेरण आएगा, ठीक। स्वप्रेरण गुणांक पूछा गया था जो कि आ चुका है, सिंपल है बिल्कुल। 2013, 14, 16 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा भाई। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है कि एक कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स को हम डेल फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से। अगर परिवर्तन हो रहा होता तो डेल फाई लिखते हैं। वो 0.1 सेकंड में, मतलब पहले जो समय में परिवर्तन दिया गया उसको लिखिए भाई 0.1 सेकंड। जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसको देखिए भाई डेल फाई = मतलब परिवर्तन निकालते तो हमेशा द्वितीय स्थिति को से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करके। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। मतलब था कितना बताइए, 1 था, अब ये कर कितना दिया गया 0.1 वेबर कर दिया गया। इसको हम यहाँ पर निकालेंगे डेल फाई = तो यहाँ पर देखिए आपका ये कितना आ जाएगा, 1 से 0.1 जाएगा 0.9 वेबर आ जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करें तो दिया गया है कि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान निकालना है वो आप किस नियम से निकालोगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो न्यूमैन के नियम को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूमैन के नियम से या फैराडे के प्रथम नियम से। क्या आपने पढ़ा है, E बराबर आपने न्यूमैन के नियम में पढ़ा था कि डेल फाई अपान कितना होता है भाई
डेल टी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल फाई की अगर बात करें तो डेल फाई का मान आपका आया है 0.9, ठीक। और डेल टी की अगर बात करें तो डेल टी का मान है आपका 0.1। ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बच जाएगा 9। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल, इसका ये आपका वोल्ट में आएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक सभी को पता है कि वोल्ट होता है, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है, यानी फाई बी बराबर, चुंबकीय फ्लक्स तो फाई बी से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन फाई बराबर दिया गया है एक्स टी स्क्वायर। बताया जा रहा है कि टी बराबर 3 सेकंड पर, टी बराबर 3 सेकंड पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, यानी ई का मान 9 वोल्ट अगर है तो आप ये बताइए कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया गया है फाई इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर। इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ठीक। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर गणित वाले विद्यार्थी तुरंत समझ जाएंगे इस सवाल को। जब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी फाई अपान में डी टी, एक्स बार बराबर बाहर हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, चूंकि टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2t है ना, और उसके बाद टी का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। बाकी आगे करने को जरूरत नहीं, टी का अगेन करोगे टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। डी फाई अपान डी टी किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, ये आपने न्यूमैन के नियम में पढ़ा है। एक्स की अगर बात करें तो एक्स का मान हमें निकालना है, और 2 गुणे टी का मान कितना है, टी बराबर 3 सेकंड पर, ई का मान 9 वोल्ट है तो ई के स्थान पर 9 रख दीजिए, एक्स का मान निकालिए। तो यहाँ से जब आप एक्स का मान निकालोगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, 9 के बट्टे में आ जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है, ये 3/2 आया। तो x का मान कितना मिल गया हमें, 3/2। और यही इस प्रश्न में भाई पूछा जा रहा था कि x का मान कितना होगा, 3/2 का मतलब 1.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल रहती है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आज की क्लास में मैंने सूत्रों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो कुछ न्यूमेरिकल लेकर आपको केवल ये हम मान के चलिए समझाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने, बाकी और ज़्यादा जो न्यूमेरिकल होंगे वो आगे की क्लास में बताएंगे आपको। क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहते हैं इस वजह से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक दिया गया 10 मिली हेनरी, तो स्वप्रेरण गुणांक को लिखेंगे 10 और मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, उसके बाद हेनरी। आगे बोला गया है प्रश्न में कि इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से कितनी हो जाती है भाई, 15 एम्पियर हो जाती है। तो समय जो दिया गया उसको लिखिए भाई 5 मिली सेकेंड, मतलब 5 गुणे 10 की घात -3। अब ये सेकंड हो जाएगा, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। अब धारा में जो परिवर्तन हुआ है, देखिए भाई धारा में क्या परिवर्तन हुआ, 5 से 15 कितना दिया है, 5 से 15 हो जाती है, तो जो धारा बचती है वो माइनस का 10 एम्पियर की धारा आ गई। अब इस स्थिति में ये बताया जा रहा है कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात कीजिए। भैया ये बोला गया है, सिंपल सी बात है। ई बराबर सभी लोगों ने पढ़ा है माइनस का एल और डेल आई अपान में डेल टी। आपको ई का मान निकालना है माइनस का एल, एल का मान आया है 10 गुणे 10 की घात -3, ठीक। और डेल आई का मान कितना आया है, डेल आई का मान माइनस का 10 आया है, और बटे में कितना है डेल टी का मान है 5 गुणे 10 की घात -3। ई बराबर देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक। 10 की घात -3 से 10 की घात -3 का काम खत्म। 10 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10, नीचे आपका केवल 5 बचेगा, क्योंकि 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 जीरो हो जाएगा, उसको छोड़िए आप। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये आभास होने लगेगा, ठीक, कि जो हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। बस थोड़ा सा समय देना है हमें फार्मूलों पर, ठीक। बेसिक हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही क्लासों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।